वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फ्रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर 20 तक पार्ट 3 वीडियो ये होने वाला है आप लोगों के उर्दू के रिवीजन शॉर्ट का। वन शॉट वीडियोस ये रहेंगी। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 पार्ट 1 था, 6 से 11 पार्ट 2 था और ये पार्ट 3 वीडियो आप लोगों की। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था खाका निगारी। खाका निगारी के लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग है। फ़रतुल्ला बेग की पैदाइश 1885 में हुई और इंतकाल 1947 में हुआ। पैदाइश और इंतकाल दोनों दिल्ली में हुआ। ये मदफून है सराय इलाही चमन में। अब इसके बाद मजमून पे आते हैं। तो मजमून हम लोग का पहला मजमून था मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी, इनकी पैदाइश 1878 में हुई थी, इंतकाल 1955 में हुआ था। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जिसे सलमान ददवी ने लिखा, इनकी पैदाइश 1884 में हुई थी और इंतकाल 1953 में हुआ था। अब आते हैं इंशाइया क्या है। तो इंशाइया क्या है, ये लिखने वाले वज़ीर आगा है। इनकी पैदाइश 1922 में सरगोदा पाकिस्तान में हुआ था और हाँ, सुलेमान नदवी का इंतकाल कराची में हुआ था। पैदाइश दसना नालंदा बिहार में हुआ था। अब आते हैं हम लोग कि 1922 में हुआ था इनका पैदाइश, लेकिन इनका जो इंतकाल हो वो बुक में दिया हुआ नहीं है। ऐसा 1806 तक 1922 के बाद 1806 नहीं 1922 के बाद आप लोग देख सकते हैं। ऐसे इनका जब नहीं दिया हुआ किताब में तो आप लोग को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं आगे इंशाइया पे। तो इंशाइया हिजरत के लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई और इंतकाल 1947 में हुआ। दास्तान पे आते हैं तो दास्तान बागो बहा, जिसके लिखने वाले मीर अमन दहलवी है। मीर अमन दहलवी की पैदाइश और इंतकाल आपके निसाब में बुक में नहीं दिया। वैसे 1732 से लेकर 1806 तक है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं, इसलिए आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए तो आप लोग मार सकते हैं। इसके अलावा अफसाना, तो अफसाना पे आते हैं तो अफसाना मिंटू ने लिखा। तो मिंटू ने लिखा टोबा टेक सिंह। तो टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटू ने लिखा। तो इसकी पैदाइश हुई 1912 में और 1955 में इनका इंतकाल हो गया। इसके अलावा साहिल लुधियानवी की भी पैदाइश 1912 में हुई और उनका इंतकाल 1980 में हुआ, जो हम लोग के निसाब में गीत लिखे हैं। चलिए अब आगे आते हैं। प्रामिस अफसाना है, इसके लिखने वाले जिलानी बानो है। इनकी पैदाइश 1936 में हुई, इंतकाल दिया हुआ नहीं है, शायद ये अभी तक जिंदा है। भूले बिसरे गीत शफ़ी जावेद ने लिखा। शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 में हुई और इंतकाल दिया हुआ नहीं है। इब्राहिम सुक्का, इन्हें लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक है। ये 35 साल तक एक टीचर के मुलाजिम के हैसियत से मुंबई कॉरपोरेशन स्कूल में पढ़ाते रहे थे। इनकी पैदाइश 1941 में हुई। कहाँ हुई? बलरामपुर में। और शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर में। और जिलानी बानो की पैदाइश बदायूं में हुई। सादत हसन मंटू की पैदाइश लुधियाना पंजाब में हुई। तो इसके अलावा हम लोग इतना डिवीज़न कर चुके हैं। गुबारे खातिर, तो गुबारे खातिर किसने लिखा? तो गुबारे खातिर के खतूत, जो 3 खतूत आपके निसाब में लिखा हुआ है, ऐसे टोटल 24 खतूत थे। 1942 और 1943 के बीच में लिखा गया था। तो ये खतूत हम लोग जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। 1888 में इनकी पैदाइश हुई और 1958 में इनका इंतकाल हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे। हिस्सा शायरी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। हिस्सा शायरी में नज़म, पहले नज़म पढ़े गुफ्तगू के राइटर है अली सरदार जाफरी। तो इनके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अली सरदार जाफरी, तो सबसे पहले जानते हैं अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। तो 1913 में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई। कहाँ हुई? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम लोग को याद करने की ज़रूरत ये हो जाएगी कि इन्होंने इसके बाद वह इसके तर्जुमान नया अदब के मुदीर हुए। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद करना है हम लोग को कि नया अदब के मुदीर कौन है। तो नया अदब के मुदीर हम लोग जानते हैं कि अली सरदार जाफरी है। इनकी पैदाइश कब हुई? 1913 में हुई। कहाँ हुई? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुई। और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता यही एक शायर थे हम लोग की किताब में, जो है जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि उन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला भी निकाला था। तो बोले गुफ्तगू रिसाला किसने निकाला? तो अली सरदार जाफरी ने। अब आते हैं आगे। तो आगे आने के बाद इनका सबसे पहला कहा गया कि अली सरदार जाफरी ने अदबी ज़िंदगी किससे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अदबी ज़िंदगी जो इन्होंने शुरू किया वो अफसाना निगारी से शुरू किया। 1938 में इन्हें अफसानों का पहला मजमुआ, इनके अफसाने का पहला मजमुआ कौन था? मंजिल। कब शाये हुआ? 1938 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंजिल 1938 में शाये हुआ। अब आगे आते हैं। फिर उसके बाद वो शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए। 1943 में परवाज़, 1949 में खून की लकीर, पत्थर की दीवार 1953 में, एक ख्वाब, और ये हो जाएगा आपका 1964 में, पिराहन 1965 में। ये पिराहन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs है, तो ये आप लोग को याद करने की ज़रूरत है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं लहू पुकारता है। तो लहू पुकारता है ये 1978 में हुआ था। इनकी अहम शायरी मजमू है। अगर शायरी मजमू पूछेगा तो पिराहन उनका शायरी मजमू में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और परवाज़, ये दोनों एग्जाम में पूछता है। अब आगे आते हैं एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। एशिया जाग उठा 1951 में, नई दुनिया को सलाम 1964 में। ये इनकी तवील नज़में हैं। अगर तवील नज़म के बारे में पूछा जाए तो ऐसा हम लोग बता सकते हैं। फिर आ जाएंगे हम लोग आगे तरक्की पसंद अदबी तहरीक में। तरक्की पसंद तहरीक में
तरक्की पसंद अदब 1953 के उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखी थी। मतलब एक किताब लिखी कि जो 1953 में शाये हुआ, वो जो उन्वान था उनका टाइटल था उनका तरक्की पसंद अदब। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं आगे लखनऊ की 5 रातें हो गई जो 1965 में शाये हुआ, इकबाल शनासी हो गया, पैगम्बर सुखन 1970 में। ये इनकी तनकीदी किताब है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ से पूछा जाता है। तो टोटल टॉपिक जो अब तक 8 टॉपिक हम लोग को याद करने, कैसे चैप्टर में तो बहुत है लेकिन मेन टॉपिक आप लोग के जो एग्जामिनेशन में आने वाले ये याद करना है। चलिए अब आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद कहा जाएगा कि मीर अनीस पर भी अली सरदार जाफरी का मजमून अहमियत का हामिल है। मतलब कि अली सरदार जाफरी के मजमून मीर अनीस के साथ भी मजमून अहमियत का हामिल है। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, इस टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं आगे। तो आगे है कि अली सरदार जाफरी हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदब नुमाइंदों के तौर पर शनाख्त रखते हैं। इनकी शख्सियत पसंदों की बाक़ियातुस सालिहात की थी। 1 अगस्त 2000 में इनका इंतकाल हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप लोग हाईलाइटेड करके रख लीजिएगा कि इनके इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल हम लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2000 में इनका इंतकाल हो गया और ये दारे फ़ानी से कूच कर गए। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। तो आगे आने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ शायरी मजमूए। तो उनका कुछ शायरी मजमूए है। पहला परवाज़ 1943, दूसरा पिराहन 1964। तनकीदी किताबों में अगर पूछा जाए तो लखनऊ की 5 रातें 1965, इकबाल शनासी 1900 इसका दिया हुआ नहीं था, पैगम्बरान सुखन 1970। तवील नज़मों में आते एशिया जाग उठा 1951, नई दुनिया को सलाम 1964। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने की चीज़ है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अली सरदार जाफरी ने आपके निसाब में क्या लिखा, तो अली सरदार जाफरी ने हमारे निसाब में, पहली बात हम लोग को ये याद करने की ज़रूरत है कि अली सरदार जाफरी ने हमारे निसाब में एक गुफ्तगू लिखा जिसमें हम लोग को बताया गया हिंदू पाक के दोस्ती के नाम, और दूसरा कहा गया मेरा सफ़र। ये 2 नज़्म लिखे। अगर पूछा जाए कि अली सरदार जाफरी को पद्म श्री का अवार्ड कब मिला, तो वो 1967 में। ये PYQs में हर साल आता ही आता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में, और 2000 में ये इंतकाल कर गए। तो ये सब जो कहाँ लिखा हुआ है, तो ये सब आप लोग अगर नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए आप लोग डायरेक्ट आप लोग को दिख जाएगा लिखा हुआ कि पद्म श्री 1967 में, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में। यहाँ पे 1997 आपका बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे आ जाते हैं। हम लोग के चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है, तो अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। गुफ्तगू नज़म में शायर ने किसके नाम किया है, तो गुफ्तगू नज़र शायर ने नज़म को हिंदू पाक की दोस्ती के नाम किया है। शाम मुलाकात कब तक चले, तो सुबह तक शाम मुलाकात चले। बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। ये गुफ्तगू का लाइन है तो सुबह तक हो जाएगा। अब आते हैं अल्फाज के हाथों में क्या है, तो अल्फाज के हाथों में दश के दुश्नाम है। अब आते हैं संग दुश्नाम है। ज़फ़र कमाली कैसा जाम छलकता है, तो ज़फ़र क्या है, तंज़ कैसा जाम छिलकाता है, तो तंज़ जहर का जाम छिलकाता है। ये सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था। तरस आबरूए खम दार से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा तीखी नज़रें। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। किसके चटकने की सदाएं आती है, तो गुंचों के चटकने की सदाएं आती है। क्वेश्चन 8 पे हम लोग आते हैं। किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़म में आई है, दर्द और प्यार की बात इस नज़म में आई है। क्वेश्चन 9 तारों भरी रात किस तरह चलती है, तो हम पर हंसते हुए तारों भरी रात चलती है। क्यों, क्योंकि हिंदू पाक अलग हो गए। इस वजह से शायर ने इसे उस तरफ से मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर हम दोनों आज एक साथ होते तो फिर आज हम लोग जो बंटवारे की वजह से काफ़ी अलग हुए हैं, दोनों देश में जो तरक्की की जगह पर तनज़्ज़ुली जा रही है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, वो आज नहीं होता। तो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद हम लोग का कुछ और क्वेश्चंस है मेरा सफ़र से। वो क्वेश्चन था हम लोग का हिंदू पाक के दोस्ती के नाम मतलब गुफ्तगू से, और ये जो क्वेश्चन है ये मेरा सफ़र से। तो मेरा सफ़र नज़्म की हियत क्या है, ये एक आज़ाद नज़्म है। और हाँ, एक और बात याद रखना, आपके निसाब में ज़्यादातर लगभग क्वेश्चन आपका आज़ाद नज़्म से आएगा। अगर आपको नहीं भी पता तो आप लोग आज़ाद नज़्म लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई, तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई। क्वेश्चन 3, अली सरदार जाफरी के 4 नज़्मों के नाम बताए, तो पहला नज़्म है मेरा सफ़र जो आपके निसाब में, दूसरा गुफ्तगू जो आपके निसाब में है, तीसरा एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। ये दोनों तवील नज़में आप लोगों को अभी पढ़ाया गया है। अब आते हैं 4 क्वेश्चन पे। अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई, तो अली सरदार जाफरी की वफ़ात 2000 में हुई 1 अगस्त में, और इनका पैदाइश हुआ है 1913 में और इंतकाल हुआ 1 अगस्त में 2000 में। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में मिला, और यहीं पर अगर पूछा जाएगा कि पद्मश्री अवार्ड कब मिला, ये 1967 में मिला। ये दोनों अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके डेट भी आप लोगों की किताब में कंक्लूड है। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा, तो तरक्की पसंद तहरीक से रहा है। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 है अली सरदार जाफरी के 2 तनकीदी किताबों के नाम बताए, तो पहला किताब का नाम है इकबाल शनासी, दूसरा का नाम है पैगम्बरान सुखन, और तीसरा किताब जो हम लोग को एक्स्ट्रा याद कर लेना चाहिए, लखनऊ की 5
चाहते। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे, किस फारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र लिखा गया? तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर मेरा सफ़र लिखा गया। क्वेश्चन 9, क्या शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया? तो हाँ बिल्कुल, शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है। अब आते हैं हम लोग अगला चैप्टर पे, अमीर हनफी। तो अमीर हनफी को याद करने का तरीका इस कदर है कि अगर आप याद करते हैं एमडी अमीर हनफी, तो एम से आप लोग याद करें कि इनकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई, एमपी में, और डी से याद करने इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। तो आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद करने का, और आसान भी हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमीर हनफी हम लोग के किताब में खेती नज़्म लिखे हैं, और खेती नज़्म के बारे में अगर बात किया जाए तो खेती नज़्म हम लोग जानते हैं कि ये एक 11 बंद का नज़्म है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अमीर हनफी का असल नाम क्या है? अमीर हनफी का असल नाम अब्दुल अजीज़ हनफी है। इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हम लोग जानते हैं कि 1928 में मध्य प्रदेश जिला इंदौर के म्यो छावनी में हुई थी। अब आते हैं इन्होंने एमए किया, तो किन किन मौजू पर एमए किया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि इन्होंने तारीख़ और सियासियात में एमए किया है। अब आगे आते हैं हम लोग, जो हम लोग को याद करने का वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन अब ऐसे हो सकता है कि स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से आपके निसाब में किस शायर ने काम किया था? तो स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से अमीर हनफी ने काम किया था। अब आते 1988 में इनका इंतकाल हो गया। कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो एम फॉर मध्य प्रदेश, डी फॉर दिल्ली, मध्य प्रदेश में पैदाइश, डी से दिल्ली, दिल्ली में इंतकाल। तो पैदाइश इनकी कब हुई? पैदाइश हुई 1928 में, और 1988 में इनका इंतकाल हो गया। अब इसी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि 1929 में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी, और 1987 में उनका इंतकाल हो गया था। अब आते आगे, उनका पहला मजमुआ कलाम, पहला मजमुआ कलाम क्या था? संग पिरान। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। अब आते आगे, जिस पर तरक्की पसंद तहरीक के वाज़े असरात महसूस किए जा सकते हैं। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग इसको पॉज कर देते हैं। सिंदबाद शहजाद सियारगां, शबे गश्त, सूरतुल नाकूस, ये सब हम लोग के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग को याद करने की ज़रूरत है। अब आते हैं आगे हम लोग, उन्होंने तनकीदी मज़ामीन भी लिखे, जैसे शोले की शनाख्त हो गया, शेर चीज़ें दीगर अस्त, उनकी तनकीदी किताबें हैं। उसके अलावा उस्ताद रजब अली ख़ां पर मंसूब किताब लिखने में वह कामयाब हो गए। मतलब कि इनके जो उस्ताद थे वो रजब अली ख़ां थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब आते हैं हम लोग आगे, एमडी अमीर हनफी, मतलब कि अमीर हनफी। तो इसमें हम लोग खेती इन्होंने लिखा, खेती में इन्होंने कहा कि खेती एक टाइम की कितने वैल्यू है, टाइम किस तरह पार हो जाता है, इस तरह उन लोगों ने बताया खेती के बारे में। तो खेती हम लोग के निसाब में शामिल है। चलिए हम लोग इसके अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। खेती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है ये कि 11 मिसरों पर मुश्तमिल है। ये एक आज़ाद नज़्म है। हमेशा हम लोग का बुक में ज़्यादातर आज़ाद ही नज़्म आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या खेती एक पाबंद नज़्म है? तो नहीं, खेती एक आज़ाद नज़्म है। क्या खेती की हियत क्या है? तो खेती की हियत ये है कि ये एक आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म के शायर कौन है? तो इस नज़्म के शायर अमीर हनफी है। ये हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। यह मिसरा नज़्म खेती से माखूज़ है? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो ये मिसरा नज़्म खेती से माखूज़ है। अगर वक्त आ जाए या खेती आ जाए तो वो आप लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा खेती से। अब आते हैं क्वेश्चन 5, सब्ज़ को ज़री बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है? तो इसकी इजाज़त हमें वक्त मरहमत करता है। क्वेश्चन 6 पे आता है, सूरज की किरण की हम दमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? तो हाँ बिल्कुल, ये हमें झूमने देता है। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 है, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? तो हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? हाँ, ये भी है कि तमाम इंसान वक्त के लुक में है। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पर, क्या वक्त नज़म खेती का मरकज़ी किरदार है? हाँ बिल्कुल है। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर भी हम लोग का है अकबर इलाहाबादी का। तो अकबर इलाहाबादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद करने की ज़रूरत है। पहला कि अकबर इलाहाबादी ने बरके कलीसा लिखा। अब आप लोग एक बात ज़रूरी याद कर ले कि हम लोगों ने सिर्फ राइटर के बारे में क्यों पढ़ा। तो इसका रीज़न ये है कि किताब के निसाब से आप लोगों का जो सिलेबस लिखा हुआ है वो कहानी आप लोगों को पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, और लास्ट टाइम में कहानी से क्वेश्चंस नहीं के बराबर आते हैं, सिर्फ एक खुलासा आते हैं, और खुलासा की जगह पर आप लोग अगर तलखीस लिख दीजिए तो आप लोगों का काम बन जाएगा। तो आप लोग उसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप लोग सिर्फ राइटर का नाम पढ़ लें। इससे आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से लग जाएगा। और आप लोग इसके अलावा कुछ ऐसे मैंने खुलासा बता दिया कि आप लोग कहानी को समझ सकते हैं। अब नहीं पढ़े तो इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का ये हो जाएगा कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम अकबर हुसैन था। दूसरा पॉइंट, इनकी पैदाइश कब हुई? अक्टूबर 1885 में। कहाँ हुई? इलाहाबाद में। इलाहाबादी से इलाहाबाद। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि उनके दादा का नाम और उनके वालिद का नाम, तो वालिद का नाम तफज्जुल है, दादा का नाम फजल है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद उन्होंने कब
इसके बाद हम लोग का ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके बाद हम लोग पॉइंट थर्ड पे। तो पॉइंट थर्ड हम लोग जानते हैं कि इसके पहले वह घर पर ही उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी, रियाजी की इब्तदाई किताबें पढ़ चुके थे। मतलब कि ये इन सब सब्जेक्ट से भी ये हम लोग जैसे ताल्लुक़ रखते हैं वैसे ही समझ सकते हैं कि ये सब सब्जेक्ट से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे पॉइंट पे। तो आगे पॉइंट पे हम लोग का मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक उन्होंने वकालत का इम्तिहान भी पास किया था और वो वकील भी बन गए थे। उसके अलावा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके अलावा ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें खान बहादुर का खिताब से भी नवाजा गया। ये PYQs बहुत बार पूछा गया। कब? तो 1898 में। आगे आते हैं हम लोग। तो आगे उनकी पैदाइश के बाद इसका इंतकाल अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 1921 में। और इनकी बीवी और इनके बच्चे, एक बच्चा इनका था जिनका नाम हाशिम था। ये इनकी पैदाइश 1900 में हुई पूरी, और 13 साल की उम्र में ये इस दुनिया से चला गया। और जब ये उस दुनिया से चला गया तो फिर इसके कुछ साल बाद इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब अगर पूछा जाए अवध पंज के नौरत्नों में किन्हें शुमार किया जाता है, तो इनके नौरत्नों में अकबर इलाहाबादी को शुमार किया जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अब अकबर इलाहाबादी ज़्यादातर किससे रिलेट करते? तो ज़्यादातर वो मज़ामीन लिखता था, ज़रीफ़ाना मज़ामीन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और ज़रीफ़ाना शायरी के सबब से ही वो मशहूर हुए थे। अब हम लोग आते हैं बरक़े कलीसा के बारे में। बताया गया कि बरक़े कलीसा में एक मिस था जिस पे शायर का दिल आ जाता है और शायर उसके बारे में कुछ शेर व शायरी करता है। और शेर व शायरी करने के बाद वो मिस जो कलीसा मतलब चर्च होता है, बर्क़ मतलब होता है बिजली, तो वो इसे बिजली से मुराद दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन इसके बारे में कुछ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर है? तो ये एक ज़रीफ़ाना शायर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड, अकबर किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार होते थे? तो अकबर के बारे में अगर पूछा जाए किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार होते थे, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि अवध पंज के नौरत्नों में ये शुमार होते थे। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। थर्ड है बरक़े कलीसा। तो बरक़े कलीसा के बारे में बताया गया है कि बरक़े कलीसा के खालिक का नाम बताया, मतलब कौन लिखे? तो अकबर इलाहाबादी। शायर को मिस कहाँ मिले? तो कलीसा में। कलीसा मतलब चर्च होता है। अब आते हैं हम लोग कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, शायर ने इस नज़्म में गुलशन फितरत किसको कहा है? तो गुलशन फितरत की बहार इसने मिस को कहा है। क्वेश्चन 7, दौलत व इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो मिस के कदमों पर शायर निसार करना चाहता है। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 पे आते हैं, हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर, ये बात शायर ने किसके बारे में कही है? तो मुसलमानों के बारे में ये बात शायर ने कही है। इस ज़माने में अब ज़माने पे नहीं है असरे आदम व नूह, यह बात इस नज़म में किससे कही है? तो ये बात इस नज़म में शायर ने मिस से कही है। अब आते हैं हम लोग का 8 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अगला चैप्टर ज़फ़र कमाली। तो ज़फ़र कमाली के बारे में बुक में आप लोगों का क्लियर एक टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ था, तो उसे मैंने कॉपी में लिख के आप लोगों के सामने डिस्कस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आएगा कि ज़फ़र कमाली। तो ज़फ़र कमाली आपके निसाब में क्या लिखा? तो ये मुतशायर लिखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये किस तरह के शायर थे? ये एक ज़रीफ़ाना शायर थे। तीसरा आता है, इनकी पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश 1959 में 3 अगस्त में हुई। कहाँ हुई? रानीपुर सिवान में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, उनकी किताबों में ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ कौन है? तो उनकी किताबों में ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ ज़राफ़तनामा है। ये कुछ टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों से मुताल्लिक क्या लिखे वो? तो बच्चों से मुताल्लिक उन्होंने लिखा बच्चों के बाग। तहकीकी या तनकीदी किताब क्या लिखे? तो मुताल्लुकाते अहमद जमाल पाशा। तो एक बात याद रखें कि अहमद जमाल पाशा भी ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाते थे और ये भी पढ़ाते थे। दोनों एक ही टाइम के थे। मतलब अहमद जमाल पाशा जब बूढ़े हो गए तब ये पैदाइश हुई थी इनकी, लगभग 1959 में इनकी पैदाइश हुई। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई, 1987 में उनका इंतकाल हो गया। तो जहाँ तक हमको लगता है कि ये वाबस्ता थे उनसे। और ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज सिवान में उर्दू फ़ारसी अदब में भी ये उस्ताद रह चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अगला पॉइंट वही है जो मैंने अभी बताया, ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज में सिवान में फ़ारसी उर्दू अदब के उस्ताद थे। अब आते हैं क्वेश्चन आगे हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुतशायर के मानी क्या है? तो मुतशायर के मानी नकली शायर या बनावटी शायर है। क्वेश्चन सेकंड हम लोग का ये पूछा जा सकता है कि निराला असर मुतशायर की किस चीज़ में है? तो निराला असर मुतशायर की बटर या मक्खन में है। क्वेश्चन थर्ड, किस नाम से मुतशायर कभी भी नहीं थकता है? तो किस काम से? तो शोहरत व नामो खोद।
तो मतलब कि शोहरत और नाम की वजह से शायर चाहता है कि ये हमको हमेशा मिलता रहे, इसके लिए वो कभी नहीं थकता है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं हम लोग। तो 4 क्वेश्चन ये है हम लोग का, मुतशायर भले शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमईन है? तो वो जी हुजूरी पर मुतमईन है, मतलब कि वो सबकी जी हुजूरी चापलूसी करता रहता है। एक पहले के ज़माने में कसीदा गो शायर जो रहते थे वो बादशाह की चापलूसी किया करते थे, जिनसे वो बादशाह के करीब रह सके। तो चलिए हम लोग का अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन नंबर है, धांबा और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता रहता है? तो चापलूसी की बुनियाद पर जाता रहता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बादशाह रहा करते थे। मुतशायर का यार कौन है? तो मुतशायर का यार कौन है हम लोग का पूछा यहाँ पे, तो इसमें है तज़मी लिखने वाला को मुतशायर का यार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है? तो मुतशायर की नज़र में गमखार वो है जो पैरोडिया दे। क्वेश्चन नंबर 8, मुतशायर का सरदार कौन है? तो मुतशायर का सरदार वो है जो उसे दीवान दे दे, जैसे कि उसका सपना था कि अकबर के नौरत्नों को या अकबर के दीवान को वो कब्ज़ा जमा ले और कब्ज़ा लेने के बाद वो अकबर के दीवान उसके दीवान हो जाए। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुतशायर का सरदार कौन है? तो जो दीवानददी हो जाएगा। मुतशायर का बस चले तो वो क्या करना चाहता है? तो वही बोला गया कि मुतशायर का बस चले तो वो अकबर के दीवान पर कब्जा जमाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10, मुतशायर किन लोगों से दुगना कमाता है? तो मुतशायर अफसरों से दुगना कमाता है, मतलब कि जो अफसर लोग पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा वो चापलूसी में रह के पैसे कमा सकता है। उसके अलावा अब अगला चैप्टर हम लोग आते हैं यूजीनो मोंताले। तो ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये चैप्टर किसने लिखा? तो ये चैप्टर यूजीनो मोंताले ने लिखा। क्या चैप्टर का नाम था हम नहीं जानते, लेकिन ये चैप्टर इटालवी में लिखा, इटालवी ज़बान में, जो इटली का ज़बान है। तो इस चैप्टर को इटालवी ज़बान से लेके हमारे हिंदुस्तान में लोकल ज़बान में जो तर्जमा किया है, ये तर्जमा करने वाले जाहिदा जैदी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1896 में कहाँ हुई? जेनेवा में हुई। अब आते हैं आगे पॉइंट पे। तो इन्हें कहा गया है कि 1926 से लेकर 1939 तक यह फ्लुएंस में एक इशाअती इदारे में ड्रामा निगार थे, तो मतलब कि ड्रामाकार थे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 19 बरस की उम्र में, मात्र 19 बरस के साल में उन्होंने 1915 में अपना पहला शेरी मजमुआ शाये किया इतालवी ज़बान में। एक बेहतरीन शेरी मजमुआ था। अब आते हैं इसके बाद की, अगर कहा जाए हम लोग ने कि 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने डीलिट की एजाजी डिग्री हासिल की। 1975 में उन्होंने नोबेल इनाम से नवाजा गया। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर नोबेल पुरस्कार से इन्हें कब नवाजा गया? तो नोबेल पुरस्कार से इन्हें 1975 में नवाजा गया। अब क्वेश्चन नंबर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोग का। अब आते हैं जाहिदा जैदी के बारे में, जो इसके मुतरज्जिम है, मतलब कि उसको ट्रांसलेट किए। तो जाहिदा जैदी एक शायरी, तनकीद निगार और ड्रामा मोनिसियो तीनों एजाफ में कुदरत रखती थी, मतलब तीनों इन्हें आता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबाए अंग्रेज़ी के प्रोफेसर ओहदे से वो सुबुकदोश हुए थे, मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये अंग्रेज़ी के लेक्चरर थी और ये जब इनकी उम्र हो गई तो वो वहाँ से सुबुकदोश हो गए। ज़हरे हयात, धरती का लम्स, संगे जान, इनके शेरी मजमूए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। अब आते हैं आगे। कमरा के उन्वान से उनके तिब ज़ाद ड्रामों का मजमुआ शाये हुआ। तो किस नाम से हुआ? तो कमरा के नाम से। तो कमरा, दूसरा कमरा, सॉरी। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, इसमें ज़्यादा याद करने की बात नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जदीद तर्ज की आज़ाद नज़्म है ये, सबसे बड़ी बात कि मतलब कि ये है किस तरह आज़ाद नज़्म है, कैसी जदीद तर्ज की। मोंताले के पहले मजमूए थी ओसी डे सिप्पिया, जो पहला 19 साल की उम्र में महज लिखा था। अब आते हैं जाहिदा जैदी के बारे में। तो संगे जान लिखा, फिर संगे जान लिखी इन्होंने 1989 में। फिर उसके बाद महरूम 5 नज़मों का तर्जमा है। तो ये हम लोग याद करने की ज़रूरत है। अब आते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि यूजीनो मोंताले किस सदी के शायर थे? तो ये 20वीं सदी के शायर थे। क्वेश्चन सेकंड, इनका पहला मजमुआ शायरी कब शाये हुआ? तो 1915 में। शामिल निशाब हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान में किया गया? इतालवी ज़बान में। अब आते हैं हम लोग आगे। हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर से ऐसे कुछ रहता नहीं है कि ये चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, बस चैप्टर से कुछ पूछता नहीं, वो ट्रांसलेट कर दिया, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, ऐसे वैसे। तो इस चैप्टर का बस आप लोग को याद करना है कौन लिखा। तो लिखने वाले यूजीनो मोंताले, और इसके मुतरज्जिम कौन है? जाहिदा जैदी। कब पैदा हुआ? 1896 में, यूजीनो मोंताले के बारे में। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1975 में मिला। बस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इनका ना इंतकाल दिया हुआ है, ना जाहिदा जैदी का कुछ दिया हुआ है, आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 है कि हम नहीं जानते उर्दू तर्जमा किसने किया? तो इसका याद रखें, जाहिदा जैदी ने किया है। लोकल लैंग्वेज में उर्दू तर्जमा किया है। क्वेश्चन नंबर 5, जिससे तराशा गया किस्सा ज़िंदगी का बदन, या मिसरा किस नज़्म
ये मिसरा नज़्म हम नहीं जानते से माखूज़ है, तो हाँ बिल्कुल ये मिसरा हम नहीं जानते से माखूज़ है। लिखिए ज़्यादातर अगर पूछा जाए कि ये मिसरा इस चैप्टर से है तो उस सब में ज़्यादातर हाँ ही होता है। अगर आप लोग को नहीं पता तो हाँ ही मार दीजिएगा, क्योंकि ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा, 102 नंबर। यह नज़्म किसकी हियत में लिखी गई? यह नज़्म आज़ाद की हियत में लिखी गई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7, इस नज़्म में किसके आहंग और खामोश की सरगम को शायर ने अपने साथ ले जाना चाहता है? तो समंदर की। क्वेश्चन नंबर 8, मोनताले इस नज़्म में किसकी गूंज नहा खाना दिल में बाकी रहने की बात करता है? तो समंदर की। अब क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग का आता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते नहीं है, बस इतना आता है कि किस लैंग्वेज में तर्जमा किया और किस लैंग्वेज से किया, तो इतालवी से उर्दू में किया। अब आते हैं गज़ल के बारे में। गज़ल के बारे में हम लोग जानते हैं कि गज़ल कसायद तशबीब की फ़ारसी शायरों ने गज़ल जैसी सिन्फ की ईजाद की है जिसके लफ्ज़ी माने होते हैं औरतों से बातें करना। गालिबन इसी वजह से फ़ारसी और उर्दू गज़ल के तारीख़ इश्किया मज़ामीन से भरी पड़ी है। मतलब कि गज़ल से हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं कि इश्क की बातें चलती है, इश्किया बातें जिसमें औरतों से बातें करने का मुराद है। और गज़ल के कसायद मतलब गज़ल किससे आया है? तो कसीदा से आया है, सबसे बड़ी बात। और कसीदा के किससे? तो तशबीब से, ये और फ़ारसी शायरी से आया है। ये आप लोग का क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा। अब इसके बाद अगर पूछा जाए कि पहला शेर जिसके दोनों मिसरे लाजिमन हम काफ़िया और रदीफ़ होंगे तो उसे क्या कहते हैं? मतला कहा जाता है। और दूसरा को जो लास्ट में शायर लगाते हैं कि बाज़ औक़ात शेर एक से ज़ायद मतले कह देते हैं जिन्हें हुस्न मतला कहा जाता है। और उस गज़ल के आखिरी शेर जब बालोम शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसे मक्ता कहा जाता है। ये 3 पॉइंट याद रखें, ऐसे मतला मक्ता, मतला फर्स्ट मक्ता लास्ट, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। अब आते हैं हम लोग आगे। तो इसमें हम लोग का जो पहला अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग असदुल्ला खां गालिब पे। तो इनके बारे में काफ़ी पॉइंट जो आप लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट है कि इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था असदुल्लाह बेग। तो असदुल्ला खां गालिब बोल दे या असदुल्ला बेग बोल दे। दूसरा कि इनका पैदाइश कब हुआ? तो 1797 में हुआ। कहाँ हुआ? ननिहाल में हुआ। ननिहाल कहाँ था? आगरा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। वालदा का नाम क्या था? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। अब इसके बाद नाना का नाम क्या था? ख्वाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन खां। ये मेरठ के एक फ़ौजी अफसर आगरा के नुमाइंदा से थे, आगरा के अमायद से थे। अब याद रखने की बात है कि ये सब ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, बस बाप का नाम याद रख ले और असदुल्ला खां गालिब मतलब असदुल्ला का नाम याद रख ले और इनकी पैदाइश याद रख ले और इनका नानिहाल कहाँ था यह याद रख ले। और अगर वाइफ का नाम ज़्यादा हुआ तो पूछ सकता है, ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे वाइफ का नाम उमराव बेगम। गालिब अभी बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। गालिब के इंतकाल के बाद उनके दारिफ़ानी कुछ गालिब के इंतकाल के बाद उनके चचा का नाम अगर पूछे तो वो हो जाएगा नसरुल्ला बेग ने उनकी सरपरस्ती की। अब उसके बाद ये भी चचा भी चले गए। इसके बाद गालिब अपनी माँ की सरपरस्ती में रहे। इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है किताब लिखने वाले को, तो फ़ारसी की इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म के ज़रिए लिया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी ख़ानदान लोहारो में इलाही बख्श खां की मारूफ बेटी उमराव बेगम से हुई। मतलब कि 13 बरस की उम्र में उमराव बेगम से, ये किसकी बेटी थी? इलाही बख्श खां की बेटी थी। अब आते हैं हम लोग चंद बरसों बाद उन्होंने दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनियत इख्तियार कर ली। अब इसके बाद हम लोग कहें कि गालिब का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक आ जाएगा वो हो जाएगा गालिब का इंतकाल। ये जो 2 टॉपिक लिखा गया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आप लोग डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इंतकाल इसका कब हुआ? 1869 15 फरवरी में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये दिया हुआ नहीं, लेकिन ये दिल्ली हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में लिखा, मतलब कि जो लिखावट थी उनकी वो उर्दू और फ़ारसी में। पंज आहंग हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पंज आहंग हो गया या फिर मीर नीम रोज़ हो गया, ये सब पूछा जाता है कि किसका लिखा हुआ है? गालिब का। अब आते हैं हम लोग आगे। अवध हिंद और उर्दू मुअल्ला किसका लिखा हुआ है? तो ये 2 मजमूए हैं जो गालिब के लिखे हुए हैं। अब हम लोग आगे इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब टॉपिक आ जाएंगे हम लोग शायरी बेदिल के बारे में। तो बेदिल की पैरवी की, लेकिन जल्द ही रंग छोड़ा और नई राह इख्तियार कर ली। मतलब बेदिल की पैरवी किए थे लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये अपने मन मगन थे और अपने मन से ये जीना चाहते थे। तो ऐसा इनके साथ हुआ कि ये फिर अपने नाम पे इस तरह से शोहरत कायम की कि ऐसा शोहरत आज तक बहुत कम ही शायर के नाम से है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि इन्होंने क्या लिखा। तो इन्होंने क्या लिखा, तो पहला इन्होंने 2 शेर लिखा, गज़ल लिखा आपके निसाब में। और ये जो हम लोग पोर्शन पढ़े ये गज़ल का पोर्शन पढ़े, जो अभी हम लोग गज़ल का एक स्लाइड लाए थे। पहला था दायम पड़ा हुआ तेरे घर पर नहीं हूँ मैं। अगर पूछा जाए ये किसका लिखा हुआ है? ये गालिब का लिखा हुआ है। अगर दूसरा पूछा जाए कि सब कहाँ कुछ ला लो गुल में नुमाया हो गई, तो ये भी गालिब का है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये भी गालिब का है। अब आते हैं हम लोग आगे।
दो चैप्टर ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चैप्टर पे है पहला क्वेश्चन कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये बात शायर किससे कही है? तो शाह से कही है। शाह मतलब फ़कीर होता है। शायर को कौन मिटाना चाहता है? तो ज़माना मिटाना चाहता है। उन्हें कौन लोग नहीं जानते? तो अजीज़ लोग नहीं जानते। वह कौन है? वो दिन गए कहकर शायर क्या बताना चाहता है? वो दिन गए शायर कहकर ये बताना चाहता है कि शायर नौकर नहीं रहना चाहता। वो दिन गए जब वो चापलूसी करता था और नौकर की तरह एक रहता था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन 5 पर कि गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा? तो गालिब ने वजीफ़ा खार खुद को कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, शायर के रोते रहने से क्या होगा? तो शायर के रोते रहने से बस्तियां वीरान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, चमन में किसके जाने से दुबिस्ता खिल गया? तो शायर के जाने से दुबिस्ता खिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 है याकूब और यूसुफ से क्या निस्बत थी? तो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम हम लोगों के अंबिया है। हम लोग उन्हें मानते हैं। और अंबिया में अगर पूछा जाए तो ये दोनों बाप बेटे की अलामत थी। ये दोनों बाप बेटे थे, मतलब कि इन दोनों का जो रिश्ता था हम लोग जानते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता था। क्वेश्चन नंबर 9, मुआहिद किसे कहते हैं? तो खुदा को एक मानने वाले को मुआहिद कहते हैं, मतलब कि जो खुदा को एक यकता मानता है उसे मुआहिद कहते हैं। रंज से खुगर होने से क्या मुराद है? रंज से खुगर होने से यह मुराद है कि रंज से खुगर होने से इंसान रंज का आदी हो जाता है। मतलब कि अगर परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में आती है तो वो परेशानी को इंसान झेलते झेलते एक तरह से उसको आदत सी बन जाती है परेशानियां झेलने की, और फिर उसे नॉर्मल ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आता है। अब आते हैं हम लोग यगाना चंगेज़ी के बारे में। तो यगाना चंगेज़ी का पूरा नाम जो है वो हो जाएगा मिर्ज़ा वाजिद अली यास। तो इसका यास है, और यास ये तखल्लुस रखते थे। कब रखते थे? पहले रखते थे। तो हम लोग चलिए इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस टॉपिक में हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। हम लोगों ने यगाना चंगेज़ी के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये किसने लिखा। तो अगर अदब ने दिल के तकाज़े उठाए क्या क्या, यगाना चंगेज़ी ने लिखा। और दूसरा ये लिखे हम लोग के निसाब में, हमें दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता। और इसके आगे लाइन है, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो ये दो गज़ल हम लोग के निसाब में यगाना चंगेज़ी ने लिखा है। तो चलिए अब यगाना चंगेज़ी के सवाने हम लोग पढ़ते हैं। तो इनका सवाने में पहले ये पॉइंट है कि मिर्ज़ा वाजिद अली यास यगाना चंगेज़ी, मतलब कि यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद अली वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी 17 अक्टूबर 1884 में पटना के मोहल्ले मुगलपुरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन उर्फ़ मिर्ज़ा प्यारे साहब था। अब आप लोग के एक क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन तो इनके वालिद का नाम था, मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन किनके वालिद का नाम था? तो अब क्वेश्चन का आंसर दे 1 2 3 4 5। चलिए अब स्टार्ट हम लोग बता देते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन सादत हसन मंटू के वालिद का नाम था। अब आते हैं कि 1884 से आप लोगों को अगर कुछ याद आया होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 1884 में हम लोग का सैयद सुलेमान नदवी की भी पैदाइश हुई थी। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग जो क्वेश्चन बनता है कि इब्तदाई तालीम इन्होंने किससे ली? तो इब्तदाई तालीम इन्होंने सैयद हसरत मदनी से लिया। फिर इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका निकाह कब हुआ? इनका निकाह 1913 में हुआ। किन से हुआ? तो 1913 में इनका निकाह कनीज़ हसीन बोले या हुसैन बोले, हसीन ही होगा यहाँ पे करेक्ट ऐसे। कनीज़ हसीन से इनकी शादी हुई 1913 में। ये किनकी बेटी थी? शफ़ी शिराजी की बेटी थी। अब आते हैं हम लोग आगे। तो ये सब पॉइंट हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अवध अखबार की में ये नौकरी भी किए हैं और मुलाजमत करने के बाद इन्होंने यगाना के कितने बेटे कितनी बेटियाँ थी ये आप लोग का एक निसाब में डाला है। तो इस क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप लोग याद रखेंगे कि यगाना के 2 बेटे और बड़ी बेटी, मतलब कि 2 बेटे थे। बेटे अगर पूछा जाए तो 2 मार देना हम लोग को। बेटी के बारे में तो बेटी 2 से ज़्यादा होंगी। क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का इस तरह से अगर पूछा जाएगा कि 51 में बेगम यगाना पाकिस्तान चली गई, मतलब कि यगाना के फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान कब शिफ्ट हुए? तो 1951 में। अब आते हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल हुआ 1956 में 4 फरवरी की दरमियानी रात में इनका इंतकाल हो गया और ये विक्टोरियागंज में मदफून हुए। तो विक्टोरियागंज कहाँ है? तो विक्टोरियागंज यूपी में है। यूपी के उत्तर प्रदेश में विक्टोरियागंज है। यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, लखनऊ में है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो नस्तरे याश ये इनका बहुत ही ज़्यादा मकबूल व मारूफ एक हम लोग जानते हैं कि किताब है जिसे नस्तरे याश कहते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। आयाते वजदानी हो गया, नस्तरे याश हो गया और तराना और गंजीना वगैरह इनकी अहम किताबें हैं। अब एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहाँ पे कि गालिब शिकन किसे कहा जाता है? तो गालिब शिकन यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। और फ़रहाद के बारे में अगर पूछा जाए तो फ़रहाद ने शीरी के लिए पत्थर को काट के, पहाड़ को काट के दूध की नहरें बहा दी थी। तो ये था फ़रहाद का कहानी जो इस निसाब में हम लोग अगर गज़ल पढ़ेंगे तो गज़ल में आता है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग का पहला क्वेश्चन यह था यगाना के
क्वेश्चन में कि यगाना के मानी क्या है। तो यगाना के मानी होता है अजूबा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ये जो शायर है ये शेर किसने लिखा, तो यगाना चंगेज़ी लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। अब आते हैं हम लोग आगे, तो आगे हम लोग का ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पहाड़ काटने वाला इस्तेलाह किसका इस्तेमाल की जाती है। तो पहाड़ काटने वाले से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि पहाड़ काटने वाले से फरहाद के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में ये शेर व शायरी सेटल करने का, तो ये सब आप लोग खुद से कर लेंगे क्योंकि किताब से करने से टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे। यगाना चंगेज़ी जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई, तो इनकी पैदाइश 1884 में हुई। यह सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 में हुई। इनका इंतकाल 1956 में हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कहाँ हुई, तो इनकी वफ़ात लखनऊ में हुई। अब हम लोग क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले यही क्वेश्चन था जो हम लोग बताए थे कि यगाना चंगेज़ी का असल नाम वाजिद हुसैन याज़ था। तो अब हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया सारा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में। ये भी हम लोग के गज़ल गो शायर है हमारे निसाब में। तो हमारे निसाब में इन्होंने क्या लिखा, तो हमारे निसाब में इन्होंने लिखा है कि इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। और दूसरा हम लोग के किताब में लिखे हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा। तो ये दोनों लिखने वाले हमारे किताब में खलीलुर रहमान आज़मी है। खलीलुर रहमान आज़मी का पैदाइश तो हम लोग जानते हैं, आज़मी लगा दिया मतलब आज़मगढ़। तो आज़मगढ़ में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई, आज़मगढ़ के सीधा सुल्तानपुर में। कब हुई, 9 अगस्त 1927 में। अब याद करने से रिलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। 9 अगस्त 1927 में इनकी पैदाइश हुई। अगर इनका इंतकाल अगर हम लोग से पूछा जाए तो इनका इंतकाल हम लोग जानते हैं कि महज 51 बरस की उम्र में 1978 में हुआ था। तो अब हम लोग रिलेट करते हैं। 27 में इनका हुआ, 27 से लेके 1978 तक। फिर 28 में अमीर हनफी का हुआ, अमीर हनफी से 28 से 88 तक। फिर आते हैं हम लोग पीछे, तो पीछे आते हैं अहमद जमाल पाशा, तो उनका 29 में हुआ, 29 से लेकर 87 तक। तो ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेट करने से याद हो जाएगा। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई, सीधा सुल्तानपुर में हुई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये कहाँ पढ़े, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे। तालिब इल्मी के ज़माने में उन्होंने आतिश की शायरी पर मशहूर रिसाला निगार में किस्त दर किस्त जो मजमून शाये कराया, उन्हें मोतबर अदीबों की सिन्फ में लाकर खड़ा कर दिया। मतलब कि एक इनका रिसाला जब वायरल हो गया तो ये बहुत ही बड़े मोतबर अदीबों में इनका शुमार होने लगा। फिर आते हैं 1952 में। तो 1952 में इन्होंने क्या किया, तो 1952 में यह बहैसियत लेक्चरर शोबाए अलीगढ़ उर्दू अलीगढ़ में तकर्रुर हुआ। मतलब कि और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। फिर उसके बाद 1978 में महज 51 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इस दार फ़ानी से एक और शायर का पत्ता कट गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे कि खलीलुर रहमान आज़मी क्या थे। तो ये एक शायर भी थे, नक्काद भी थे, दोनों हैसियतों से अहमियत के हामिल थे। अब इसके बाद है पैरवी मीर। पैरवी मीर की अहमियत का हक की हासिल थी। मतलब पैरवी मीर किसने लिखा, तो ये हो गया हम लोग खलीलुर रहमान आज़मी। अब हम लोग का जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कागजी पीराहन किसने लिखा। तो कागजी पीराहन हम लोग जानते हैं खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा। कब लिखा, 1955 में। नया अहदनामा 1965 में खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा। ए ज़िंदगी 1983 में खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा। ए आसमा नाम से भी शायरी खलीलुर रहमान आज़मी ने की। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 2000 में ये मंजर आम पर आया। उनकी तनकीदी किताबों में अगर पूछा जाए तो तनकीदी किताब हम लोग जानते हैं कि उनका मज़ामीन के मजमूए फ़िक्र फ़न 1956 में। उसके बाद ज़ाविया निगाह 1966 में। मज़ामीन नौ 1977 में। लेकिन ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सरसरी नज़र से देख लें कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मार लें कि ये खलीलुर रहमान आज़मी का है। अब आते हैं हम लोग आगे हम लोग का ये कलाम आतिश किताबी शक्ल में 1959 पर मंजर आम पर आया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी तहकीकी मकाला उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक 1972 में छपकर मंजर आम पर आया। ये क्वेश्चन PYQs है आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आगे हम लोग का यहाँ पे इतना ही हम लोग को पढ़ने का था। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा। तो इन्होंने लिखने के लिए फिर से हम लोग रिवीजन करा देते हैं कि इस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। दूसरा है हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा। ये दो खलीलुर रहमान आज़मी के गज़ल लिखे हैं आपके निसाब में। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए, तो खलीलुर रहमान आज़मी सीधा सुल्तानपुर के आज़मगढ़ में पैदा हुए। खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था, तो पेशा ये था दरसो तदरीस करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से में उर्दू के लेक्चरर भी बहाल हो चुके थे। उसके अलावा आते हैं खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस तालीमी इदारे से रहा है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ रहा है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इनमें इनके एक मजमूए का नाम बताए। तो इनका एक मजमूआ जो जानते हैं हम लोग नया अहदनामा था। क्वेश्चन नंबर 5, किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदब तहरीक किसकी लिखी हुई है, तो तरक्की पसंद अदबी तहरीक हम लोग जानते हैं कि खलीलुर रहमान आज़मी की लिखी हुई है। और कब छपा है, 1972 में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन आते हैं। खलीलुर रहमान आज़मी
के दो हम असुरों के नाम बताए, मतलब कि वैसे दो शेर व शायरी करने वालों के नाम बताए जो खलीलुर रहमान आज़मी के ज़माने में थे। तो पहला हो जाएगा नासिर काज़मी, दूसरा हो जाएगा इब्ने इंशा। तो दोनों हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का कित्ता तारीख़ है। कित्ता तारीख़ कहते हैं किसी के बारे में जैसे कोई नंबरिंग वाइज हम लोग का कोई शेर व शायरी में इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 से हम लोग उसको संबोधित करते हैं कि अगर 786 नंबर पूरा जोड़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नंबर को तो उसको जोड़ के 786 हो, उसी को कित्ता तारीख़ कहते हैं। उर्दू में तारीख़ गोई की दूसरी कई सिनफों में कई तरह की फ़ारसी शायरी से आती है। मतलब कि इसके बारे में अगर कहा गया तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक ही दो है और एक दो ही में पॉइंट में ज़्यादा कुछ यहाँ पे कित्ता तारीख़ में नहीं है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि उर्दू का पहला अगर पूछा जाए कि उर्दू का पहला मरसिया क्या था, तो उर्दू का पहला मरसिया जो मसनवी के तौर पर था अशरफ बियाबानी का था, नौजनहार था। अब हम लोग कित्ता तारीख़ शुरू करते हैं। कित्ता तारीख़ में हम लोग कुछ टॉपिक जो डिस्कस करने का था वो कर लिए हैं, ऐसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप लोग एक बार अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कित्ता तारीख़ के बारे में। अता काकोई, तो अता काकोई हम लोग जानते हैं काको के रहने वाले थे। तो काको के रहने वाले थे तो उनका नाम पूरा था मीम सैयद शाह अताउर रहमान। तो ये अपने नाम ही से इनका झलकता है कि मीम लिखे, ये पूरा मोहम्मद नहीं लिखे है। तो नाम से ही झलकता है कि ये बहुत बड़े कित्ता तारीख़ गो शायर थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अता काकोई के बारे में। तो इन्होंने गमे अरशद को लिखा हमारे निसाब में। इनकी पैदाइश कब हुई? 1904 में मरदम खिस गाँव काको में इनकी पैदाइश हुई। वह शोबा उर्दू फ़ारसी बिहारोनी, मतलब कि बिहार में इनकी पैदाइश हुई तो बिहारोनी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर व शोबा फ़ारसी पटना यूनिवर्सिटी से बहैसियत फ़ारसी डायरेक्टर भी हुए हैं। अब इसके अलावा हम लोग का यहाँ पे याद करना इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पैदाइश कब हुई, ज़्यादा इनसे पूछता नहीं है। पैदाइश हुआ इनका 1904 में, और अगर हम लोग जानते हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ तो इनका इंतकाल हुआ 1998 में। और अगर हम लोग पीछे जाए तो पीछे लगभग इन्हीं से रिलेट करके हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1988 में किसका इंतकाल हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि इनके तनकीदी मुताले भी तकाबिली मुताले भी तनकीदी किताबें हैं। तनकीदी मुताले हो गया, तकाबिली मुताले हो गया, ये इनकी तनकीदी किताबें हैं। अब तहकीकी मुताले के नाम से उनके 19 तहकीकी मज़ामीन का एक इस्तेखाब 1965 में शाये हुआ। 10 गज़ल गो शायरों के इंतखाब मेखाना तग़ज़्ज़ुल नाम से शाये हुआ। अब इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछता नहीं, इसलिए टॉपिक इनके बारे में याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को पढ़ना है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का चैप्टर से रिलेट करके अगर ऐसे पूछ सकता है कि गमे फ़र्जंद की तादाद कितनी है, तो गमे फ़र्जंद की तादाद 1381 है। और इसी से एक जोड़ के अता काकोई ने 1382 में अपने फ़र्जंद की मौत का हिजरी बताया है। तो हिजरी बताया जब उनके बेटे की मौत हुई तो वो 34 साल का था, और उनके बेटे के बेटे मतलब कि उनके पोते दो थे, एक था अकील और एक थे जमील। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे वाहिद नज़ीर के बारे में। तो पहले हम लोग के कित्ता तारीख़ गो शायर हमारे निसाब में अता काकोई थे, वो काको में पैदा हुए। फिर काको में पैदा होने के बाद हम लोग जानते हैं 1904 में उनकी पैदाइश हुई और 1988 में उनका इंतकाल हो गया। सिर्फ यही दो तीन चीज़ याद रखें। और ये किनके नाम पर कित्ता तारीख़ लिखे, तो ये गमे अरशद के नाम पर कित्ता तारीख़ लिखे। गमे अरशद में अरशद क्या था, तो अरशद इनका बेटा था। अरशद से इनका ताल्लुक़ इस कदर था कि अरशद इनका बेटा था, और उनके दो बेटे के बारे में तज़किरा किया गया है, जो दो बेटे अकील और जमील थे। और अकील और जमील के बाद जो तज़किरा किया गया है तो 1381 हिजरी के बारे में बताया गया है कि 1381 हिजरी इन्होंने कित्ता तारीख़ गोई करते हुए लाया। उसके अलावा उनमें से एक जोड़ दिया तो 1382 हिजरी इनके बेटे के साल के बारे में बताया गया है। फिर इनके दो पोते के बारे में अकील और जमील के बारे में आप लोगों को बताया गया। अब आते हैं हम लोग आगे वाहिद नज़ीर के बारे में। वाहिद नज़ीर के बारे में आप लोगों की किताब में एक पेज में पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ था, एक सिंपल पॉइंट वाइज, तो हम लोगों ने इसे कॉपी में डिस्कस किया है। तो चलिए वाहिद नज़ीर के बारे में जानते हैं कि वाहिद नज़ीर के बारे में पहला है कि कित्ता तारीख़ अरशद कादरी, मतलब कि अरशद कादरी के कित्ता तारीख़ में इन्होंने लिखा। कित्ता तारीख़ गोई में इन्होंने अरशद कादरी के नाम पर लिखा है। असल नाम इनका क्या था, तो वाहिद नज़ीर का असल नाम था अब्दुल वाहिद। क्वेश्चन आता है ऐसा कि पैदाइश इनकी कब हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी 1959 में। अब आप लोग बताएं कि 1959 में किसकी पैदाइश हुई, तो ये हम लोग जानते हैं कि 1959 में ज़फ़र कमाली की पैदाइश हुई। तो चलिए इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं 1903 में। तो 1903 के बारे में अगर पूछा जाए तो 1903 में इनकी तहकीकी किताब इस्लाहे शक और डाक टिकट में इस्लामियात, यहाँ पे टिकट हो जाएगा इस्लामियात। फिर 2007 में अगर पूछा जाए तो रौनक और कलाम रौनक जहाँ
नादीदा, ये दो इनके किताब थे। अब आते हैं हम लोग आगे, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि इन्होंने क्या लिखा, कितना तारीख लिखा, इनकी पैदाइश कब हुई थी। इनकी पैदाइश 1968 में हुई, 68 में हुई थी। कहाँ हुई थी? गिरिडीह, झारखंड। ये एक झारखंड के शायर थे हम लोग के किताब में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आने के बाद हम लोग इनके क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इनका था, अता काकोई ने कितना तारीख गमे अरशद में किसकी मौत पर लिखा? तो ये गमे अरशद में हम लोग जानते हैं अरशद उनके बेटे का नाम था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, अता काकोई, अरशद काकोई और अता काकोई के बीच क्या रिश्ता था? तो अरशद काकोई और अता काकोई के बीच बेटे और बाप का रिश्ता था, मतलब कि अरशद काकोई अता काकोई का बेटा था। जब अरशद काकोई की वफ़ात हुई तो वह कितने साल के थे? तो 34 साल के थे। ये आप लोगों की किताब में एक जो तारीख लिखा है उसमें एक शेर में आया है। अब आते हैं हम लोग गमे अरशद में। अरशद काकोई के दो बेटों का भी जिक्र आया है, मतलब कि इनके दो पोते थे। उनका नाम क्या था? तो अकील और जमील था। क्वेश्चन नंबर 5, शायर ने सीरे अल में मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि 1381 अदद पहले से था, अब उसमें एक का इजाफा किया है। तो पूछा जाए तो एक अदद की तादाद का इजाफा किया, 1382 टोटल कर दिया। अब आते हैं हम लोग आगे, कितना तारीख 2 का हम लोग क्वेश्चन करने वाले। कितना तारीख 2 का क्वेश्चन करेंगे। तो अशरफ कादरी की रहलत किस साल में हुई? इनकी रहलत 1998 में हुई। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड, वाहिद नज़ीर ने इस कितना तारीख में मरहूम की किन 3 खूबियों का जिक्र किया? पहला खूबी शाही जमहूरियत, अशरफ मतलब कि अशरफ शाही जमहूरियत थे, एक रिपब्लिकन टाइप के थे। शाही कानूनदा, मतलब कि एक कानूनदा भी थे और एक वकील भी थे। तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक। तो चलिए हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कादरी किस बुजुर्ग से निस्बत के ज़ाहिर है? तो हम लोग जानते हैं कि सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें हम लोग बड़े पीर के नाम से भी जानते हैं, तो वो सिलसिला जो चलता है उनका वो कादरिया चलता है। तो कादरी हम लोग का जो निस्बत लगता है वो लगता है गौस पाक के नाम से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, कानूनदा को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं? तो कानूनदा को उर्फ़ आम में वकील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं है, इसके बाद हम लोग कहते हैं मरसिया। तो मरसिया गोई में हम लोग जानते हैं कि किसी भी शख्स के बारे में जब हम लोग अगर कहा जाए कि उनके मौत पे गम का इजहार करते हैं तो इन्हें मरसिया कहा जाता है। शख्सी मरसिया शख्स के बारे में कहा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग करबला के वाक़यात को मरसिया की तरह सुना करते हैं, क्योंकि करबला में इमाम हुसैन के साथ जिस तरह जुल्म और सितम यजीद ने किया था उसके बारे में उस मरसिया में एक लाइन वाइज बताया गया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मरसिया के बारे में। मरसिया इजहार गम के लिए मखसूस है, मतलब कि इजहार गम का इजहार करने के लिए ये मखसूस है। अगर गम का इजहार के बारे में कहा जाए तो ये मखसूस मरसिया उसे कहा जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं। मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दक्कन में 16वीं सदी के आगाज़ में मिरासानी मिलने लगे, मतलब कि 16वीं सदी के आगाज़ में मरासी मिलने लगे, मतलब मरसिया लिखने वाले। और उसी में अगर बोला जाए तो सैयद शाह अशरफ बयाबानी की मसनवी नौसनहार, ये एकदम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नौसनहार को आम तौर पर उर्दू का पहला मरसिया कहा जाता है। अगर उर्दू का पहला मरसिया कहा जाए तो सैयद शाह अशरफ बयाबानी की मसनवी नौसनहार जो 1503 में शाये हुआ, इसे कहा जाएगा। अगर पहला मुख्तसर अफसाना कहा जाए तो सज्जाद हैदर यलदरम का 1900 में जो हुआ नशे की पहली तरंग, वो हो जाएगा। और अगर इसके अलावा अब आप लोग से एक क्वेश्चन करते हैं कि मुल्ला वजही जो लिखे थे सबे रश 1632 में शाये हुआ, ये क्या था? ये क्वेश्चन आप लोग का, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं कि एक मरसिया गो शायर हमारे किताब में है, जो हमारे किताब में मीर अनीस है। तो मीर अनीस हम लोग किताब में क्या लिखे? तो ये लिखे, यारब चमने नज़म को गुलजार अरम कर, तो एरम कर। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि मीर अनीस के बारे में। तो मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1802 में हुई। कहाँ हुई? तो ये उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद। मीर अनीस की पैदाइश तकरीबन 1802 में महल्ला गुलाबबाड़ी में पैदा हुए, जो शहर फैज़ाबाद के उत्तर प्रदेश में वाज़े है। ये जो हमारे निसाब में लिखे, यारब चमने नज़म को गुलजार एरम कर, ये याद रखना है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो इनके वालिद का नाम इनके वालिद का नाम अगर पूछा जाए मुस्तहसन खलीक हो गया, दादा का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन हसन हो गया, और परदादा का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन हो गया। ये सब शायर थे, मतलब कि ये ख़ानदानी शायर है हमारे निसाब में। अब आते हैं ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक। अब इनके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का जो टॉपिक है, तो आगे टॉपिक में इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए पढ़ना नहीं है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सिर्फ 2 आएगा। इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई 1802 में। कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में। इनका इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हम लोग जानते हैं 1874 में लखनऊ में इनका मीर अनीस का विसाल हो गया। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम
बबर अली अनीस था। चलिए अब हम लोग का ये चैप्टर हो गया, तो हम लोग फिर से रिवीजन शॉट वन शॉट मार लेते हैं। तो चलिए वन शॉट के लिए हिसाब से हम लोग देखते हैं आगे। मीर अनीस का पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? तो मीर बबर अली था, मीर बबर अली अनीस। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं। मीर अनीस के एक हम अस्र के नाम बताए, तो मीर दुबैर हो जाएगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? नौसनहार था। इन्हें लिखने वाले अशरफ बयाबानी कब हुआ? 1503 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है? तो मरसिया रेसा से मुश्तक है। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। मीर अनीस का ताल्लुक किस दुबिस्ता से है? दुबिस्ता लखनऊ से। क्वेश्चन 7, मीर अनीस के इस्लाफ में किस मसनवी निगार का नाम आया? तो इनके इस्लाफ में मीर हसन का नाम आया है। अब हम लोग 7 क्वेश्चन करने के बाद चलिए अब हम लोग रिवाइज करते हैं। तो गुफ्तगू के बारे में हम लोग जानते हैं कि अली सरदार जाफरी ने लिखा। तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो 1913 में इनकी पैदाइश हुई और 2000 में इनका इंतकाल हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, फिर इन्हें पद्मश्री मिला। पद्मश्री 1967 में मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में मिला। अब आते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा? तो इन्होंने गुफ्तगू भी लिखा और गुफ्तगू के साथ साथ इन्होंने मेरा सफ़र भी लिखा। अब इसके बाद खेती। तो खेती किसकी नज़्म है? खेती अमीर हनफी की नज़्म है। तो खेती हम लोग जानते हैं कि किस पे, इस खेती में किसका जिक्र होता है? तो खेती में हम लोग जानते हैं कि वक्त का जिक्र होता है। अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई? तो अमीर हनफी की पैदाइश हुई 1928 में। 1 मिनट, अमीर हनफी नहीं, आप लोग MD अमीर हनफी बोलेंगे तो ऐसा आप लोग को याद हो जाएगा। 1928 में इनकी पैदाइश कहाँ हुई? 1928 में इनकी पैदाइश हो गए मध्य प्रदेश में। फिर इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1988 में हुआ। कहाँ हुआ? तो इनका इंतकाल 1988 में दिल्ली में हुआ, MD। अब आते हैं आगे। तो आगे हम लोग का बरके कलीसा। तो बरके कलीसा के शायर कौन है? तो अकबर इलाहाबादी। इनकी पैदाइश 1845 में हुई, 1845 में हुई और इनका इंतकाल 1921 में हुआ। अब इसके बाद मुतशायर, जिसे हम लोग नकली शायर या बनावटी शायर कहते हैं, ये दोनों ज़रीफ़ाना नज़्म है, मुतशायर हो या फिर बरके कलीसा हो। तो इनके जो पैदाइश हुई ज़फ़र कमाली की, वो 1959 में हुई, लेकिन इंतकाल हम लोग का नहीं दिया हुआ है। अब आते यूजीनो मोंताले। तो इनकी पैदाइश 1896 में हुई, इंतकाल नहीं दिया हुआ, लेकिन नोबेल पुरस्कार के बारे में बोला जाए तो 1975 में मिला था। अब आते हैं हम लोग आगे। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, असदुल्ला खां गालिब। इनकी पैदाइश हुई 1797 में। कहाँ हुई? आगरा में। इंतकाल हुई 1869 में। कहाँ हुआ? तो इनका इंतकाल जो हुआ है ये दिल्ली में हुआ है। अब आते हैं हम लोग आगे। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या? इससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं असदुल्ला खां गालिब ने किन किन गज़लों का आप लोगों की किताब में जिक्र किया। तो पहले एक गज़ल था, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। दूसरा है, सब कहाँ कुछ ला लो गुल में नुमायाँ हो गई। अब आते हैं हम लोग कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या? ये किसने लिखा? तो यगाना चंगेज़ी ने लिखा। इनकी पैदाइश कब हुई? 1884 में हुई। इनका इंतकाल कब हुआ? तो आप लोग इंतकाल इनका बारे में बताया कि 1956 में हुआ या 58 में हुआ। तो इसका इंतकाल करेक्ट हो जाएगा, 1956 में हुआ। अब 1884 से आप लोग रिलेट करेंगे, तो 1884 से रिलेट करने के बाद सैयद सुलेमान नदवी के पास चल जाए तो वो भी 1884 में पैदा हुआ और 1953 में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन इनका इंतकाल 1956 में हुआ। तो अब हम लोग आगे आते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा। तो यगाना चंगेज़ी ने लिखा, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, और दूसरा लिखा, मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। तो इन्होंने यास तखल्लुस किया इसमें। अब हम लोग आते हैं आगे। खलीलुर रहमान आज़मी। तो खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि उस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। तो ये खलीलुर रहमान आज़मी साहब ने लिखा है। और इनकी पैदाइश के बारे में अगर बोला जाए तो पैदाइश कब हुई, तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे ये है कि पैदाइश इनकी हुई 1927 में, और 27 को पलट दें तो पलटने के बाद क्या होगा, तो 1972 हो जाए। तो 72 में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का आगाज़ किया। अब पूछा जाए कि इनका इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल महज 51 बरस की उम्र में हुआ, जिसे हम लोग जानते हैं कि 27 से अगर 51 बरस बोलेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का कितना, 1978 में। तो अब हम लोग आगे आते हैं। इनके बारे में देखेंगे तो हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ये भी खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा। कितने तारीख में आते हैं तो गमे अरशद। तो गमे अरशद हम लोग जानते हैं किसने लिखा, तो अता काकोई ने लिखा। अता काकोई के बारे में भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अता काकोई के बारे में अगर कहा जाए तो अता काकोई के बारे में 1904 में इनकी पैदाइश हुई और इनका इंतकाल अगर बोला जाए तो 1998 में हुआ। अता काकोई अपने बेटे फर्जंद, जिसे बोल सकते हैं हम लोग गमे अरशद, मतलब अरशद की याद में लिखे, जो बेटा 34 साल का था, और इनके 2 पोते थे अकील और जमील। तो इसमें बताया गया है कि 1381 हिजरी में, मतलब कितना तारीख करके आया, तो उसमें एक इजाफा करके 1382 हिजरी में अता काकोई ने अपने बेटे के बारे में कुछ लिखा है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग का जो हो जाएगा अता काकोई। तो अता काकोई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिन्होंने गमे अरशद लिखा। अब लिखेंगे वाहिद नज़ीर के बारे में। तो वाहिद नज़ीर हमारे निसाब में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो वाहिद नज़ीर के बारे में बस 2 चीज़ याद
पहला चीज़ ये याद रखना है कि वाहिद नज़ीर ने यह कित्ता तारीख किसके नाम पर लिखा, तो अशरफ कादरी के वफात पर लिखा। दूसरा ये याद रखना है कि इनकी पैदाइश कब हुई, 1968 में हुई। कहाँ हुई, गिरिडीह में हुई, जहाँ झारखंड को हम लोग गिरिडीह बोलते हैं, मतलब झारखंड में गिरिडीह पड़ता है। तो मौजूदा झारखंड में, जो अभी झारखंड में है, वहाँ 1968 में हुई थी। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एक चैप्टर हम लोग का ये हो जाता है कित्ता तारीख के बाद। पहला तो था कित्ता तारीख में गम अरशद, दूसरा था 2 तारीखें। तो अब इसके अलावा हम लोग आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन हम लोग का मरसिया है। तो मरसिया हम लोग जानते हैं 1503 में पहला मरसिया लिखा गया, जो नौसनहार था अशरफ बियाबानी के नाम से लिखा गया, मतलब कि अशरफ बियाबानी ने लिखा। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग आने के बाद मीर अनीस के बारे में जानेंगे। तो मीर अनीस की पैदाइश कब हुई, तो 1802 में। इसका इंतकाल कब हुआ, तो 1874 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के रिवीजन के लिए, रिवीजन आप लोगों का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की वीडियो आएगी, मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश, फसाना अजायब रजब अली बेग सरवर, और फिर अफसाना क्वारंटीन राजेंद्र सिंह बेदी, जिनकी पैदाइश 1915 में हुई और 1984 में इनका इंतकाल हो गया। अब आते हैं आगे हम लोग खुतबा कामिल इनकलाब, इसके बारे में पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण के बारे में ये खुतबा है। नज़्म के बारे में शिकस्तान जिंदा का ख्वाब, जोश मलियाबादी, इसरारुल हक जिसे मिजाज कहते हैं, मिजाज। और हाँ, इस यहीं से मिजाज के बारे में कहा गया था कि इसरारुल हक से मिजाज को याद नहीं रखना है। मिजाज के लतीफ़े अगर पूछा जाए वो 1957 में किसका था, तो अहमद जमाल पाशा का था। ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना था। ये जो लिखे थे आवारा लिखे थे। गज़ल के बारे में हम लोग अगर आगे पढ़ेंगे तो अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले, तो वली दकनी का ये लिखा हुआ है। और दूसरा ये है वली दकनी का कूच है यार एन अक्कासी है, मतलब ये दोनों फारसी में लिखा हुआ है। ऐसे आप लोग को याद करना नहीं, बस इतना याद करना है, वली दकनी के बारे में जाना, उनके बारे में डेट ऑफ बर्थ भी नहीं याद करना है, उनमें बहुत सारे इख्तिलाफ है। बस आप लोगों को कुछ पॉइंट याद करना है कि उन्होंने किसके बारे में लिखा, सूरत के बारे में, शिमाल और जुनूब के बीच का पुल उन्हें तस्लीम किया जाता है। तो ये सब आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ सकते हैं हम लोग आगे। तज़हीक रोज़गार, तो इन्हें लिखे मोहम्मद रफ़ी सौदा। रासिख अज़ीमाबादी ने लिखा काश यूं तेरा आईना दिल होता, साफ होता तो रुखे यार के काबिल होता। होते हैं पीर अब दीदनी रोना हमारा है, तो ये भी रासुख अज़ीमाबादी ने लिखा। अब हम लोग आगे हम लोग देख सकते हैं कि रासुख अज़ीमाबादी के बारे में अगर जानेंगे तो ऐसी शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। इनकी पैदाइश 1757-58 में हुई और इंतकाल 1823 में हुआ। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बारे में अगर पूछा जाए, पैदाइश 1713 में हुई और इंतकाल 1781 में हुआ। साहिल लुधियानवी के बारे में बोला जाए तो पैदाइश 1912 में हुई, जिससे हम लोग अगर रिलेट कर सकते हैं तो डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि सादत हसन मंटू को, लेकिन उनका इंतकाल 1955 में हुआ था और इनका इंतकाल 1980 में हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा 2 गीत। पहला गीत था साथ ही हाथ बढ़ाना, दूसरा था तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तो जो पहला गीत था साथ ही हाथ बढ़ाना, इन्होंने किस फिल्म से में लिखा, तो नया दौर फिल्म में। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इतना आप लोग डिस्कस कर लिए, अब काफ़ी है इतना आप लोगों के लिए। अब अगर हम लोग पहला चैप्टर से जो 11 चैप्टर तक पढ़े तो उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान जाएंगे। तो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ उनके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि पहला हम लोग फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में पढ़े थे। तो फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 में हुई, इंतकाल 1947 में हुआ। आगे आते हैं हम लोग मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल हो गया ख्वाजा हसन निज़ामी का, इनकी पैदाइश 1878 में हुआ, इंतकाल हुआ 1955 में। आगे आते हैं बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो ये लिखे हम लोग के सैयद सलमान नदवी। सलमान नदवी की पैदाइश कब हुई, तो पैदाइश आप लोग जानते हैं 1884 में हुई। 1884 मार्क किसकी पैदाइश हुई, तो 1884 में। और यगाना चंगेज़ी की पैदाइश हुई। उसके अलावा इनका इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल हुआ हम लोग जानते हैं 1953 में, और यगाना चंगेज़ी का इंतकाल हुआ 1956 में। अब आते हैं बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के बाद वज़ीर आगा के बारे में, 1922 में हुए, सरगोदा पाकिस्तान में। बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब आते हैं हिजरत। तो एक हाँ इंशाइया क्या है, ये एक मजमून है, ना कि आप लोगों का ये एक इंशाइया है। अब आते हैं हिजरत के बारे में। हिजरत अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ है। अहमद जमाल पाशा के बारे में हम लोग जानते हैं, इनका पैदाइश 1929 में हुआ, इंतकाल 1987 में हुआ। 1928 में किसकी पैदाइश हुई, अमीर हनफी की, और 1988 में इनका इंतकाल हो गया। 1929 में किसकी पैदाइश हुई, अहमद जमाल पाशा की, और 1927 में अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा खलीलुर रहमान आज़मी का, इंतकाल हुआ 1978 में। तीनों एक सीरियल वाइज आप लोग याद कर लेंगे। अब आते हैं अहमद जमाल पाशा के बाद हम लोग के निसाब में जो हिजरत लिखा गया, तो अभी इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लगभग 1 घंटा होने को है। तो अभी वीडियो को हम लोग शॉर्ट बना देते हैं, और शॉर्ट वीडियो में आप लोग अगर जानेंगे तो ये हम लोग का कुछ चैप्टर है जो हम लोग हिजरत तक कर चुके हैं। चलिए बागो बहार भी कर लेते हैं 3 मिनट में। बागो बहार मीर अमन दहलवी की है। तो मीर अमन दहलवी की आप लोगों की किताब में डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे 1732 से 1806 तक याद कर लेंगे। आगे आते हैं हम लोग सादत हसन मंटू। तो मंटू की पैदाइश 1912 में हुई और इनका इंतकाल 1955 में हुआ। कहाँ हुई, लुधियाना में। परामिस जिलानी बानो 1936 में पैदाइश हुई, इंतकाल नहीं दिया हुआ है। भूले बिसरे गीत शफी जावेद 1935 में इनकी पैदाइश हुई, इंतकाल नहीं दिया हुआ है। इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज़ाक 1941 में इनकी पैदाइश हुई, इंतकाल नहीं दिया हुआ है। आगे आते हैं गबारे खातिर के 3 खुदूत। 1888 में
मक्का मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई, जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, और उनका इंतकाल जो हुआ है वो हो गया हम लोग का 1888 से 1958 तक। अब हम लोग का ये जो इतना डिस्कस किए हैं आगे, अब ये जो सेकंड नज़्म का पोर्शन है ये हम लोग आज कन्वर्ट कर चुके हैं, आज हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट जो पोर्शन था हम लोग का ये 11 चैप्टर, ये हम लोग 2 वीडियो पास्ट के हुए वो हम लोग में उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग शायरी में, तो शायरी में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पद्मश्री मतलब शायरी के बाद हम लोग जो लास्ट का जो एक पोर्शन बचा है 1 पेज, तो उसमें कुछ चैप्टर से लगभग 10-11 चैप्टर्स उसमें हैं। चैप्टर्स तो 13-15, लेकिन शायर के बारे में हम लोग को 10-11 पढ़ना है। वो आप लोग 1 घंटा का वीडियो में आप लोग का पूरा उर्दू का बुक आप लोग का ये 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्ज़ी, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले 2025 में, उनके 2 से 3 दिन में सारा उर्दू का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जिससे उन लोग उर्दू में 90+ का सपना जो देख रहे हैं वो पूरा हो सके इंशाअल्लाह।